अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लेट मी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग ओ लेवल एग्जाम्स। एज यू आर अवेयर कि ओ लेवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, as it reflects the performance and hard work of 11 years of education. Unlike A level and undergrad, which are a 2-year and 4-year respectively, O level is of 11 years of hard work. So don't let it waste. In this brief video, I'll touch upon 3 things. Things you need to do before your exams, things you need to do on the day of exam, and things you need to do once your exams are finished. So let me first begin कि आखिरी दिनों में रिवीजन कैसे करें। तो वर्क मार्क्स स्कीम्स, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड सेवरल टाइम्स, बट लेट मी टेल यू, मार्क्स स्कीम्स आर अंडर यूटिलाइज्ड बाय बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज बाय द टीचर्स। मार्क्स स्कीम्स को हम अंडर यूटिलाइज करते हैं। आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, टॉपिक का क्वेश्चन चूज़ करें, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और अटैम्प्ट करने के बाद पहले नहीं, मार्क्स स्कीम से अपने आंसर को कंपेयर करें। मार्क्स स्कीम के एक लफ्ज़ को अलाउड पढ़ें, ऊंचा पढ़ें, और आपका ताकि फोकस हो। हायर और इंक्रीज़ में फ़र्क है। हायर स्टैटिक है, हायर हमेशा से हायर था, इंक्रीज़ डायनामिक है, चेंज है, दोनों वर्ड में फ़र्क है। इसलिए मार्क्स स्कीम इन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं, कॉमन मिस्टेक्स बताती हैं। तो ज़रूर मार्क्स स्कीम्स को बहुत केयरफुली एक एक लफ्ज़ को तवज्जो से पढ़िए। इससे आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, मैं समझता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। और आप अगर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लें कि यूट्यूब पे चले गए तो कहीं और ना चले जाएं, तो यूट्यूब वुड बी ए ग्रेट एसेट, एंड मार्क्स स्कीम्स आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एसेट। हाउएवर, ट्राई टू यूज़ मार्क्स स्कीम्स ओनली आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन। तो ये मेरी रिवीजन टिप होगी आपको कि आप आखिरी दिनों में कैसे रिवीजन करें। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो एग्ज़ाम डे की। बहुत बच्चे इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं करते कि वो एग्ज़ाम के दिन पैनिक कर जाते हैं। पैनिक ना करने के जो रीज़न्स हैं, वो पैनिक ना करें, उसको कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं। तो मेरी पहली आपको एडवाइस होगी, प्लीज़ अपनी नींद पूरी करें। अगर आपको नींद आ रही है, उस वक्त पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। नींद पूरी करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस की अपने स्पेयर टाइम के अंदर। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, मार्क्स स्कीम के साथ अपनी गलतियों को सीखेंगे, और गलती से परेशान होने की बजाय खुश होंगे कि मैंने ये गलती आइडेंटिफाई कर ली है, इस गलती से मैंने लर्न कर लिया है, और एक एक स्टेप चलते जाएं, तो आपको पैनिक नहीं होगा। और आप अगर प्रॉपरली नींद पूरी की होगी, आप क्वेश्चन कंप्रीहेंड करेंगे। क्वेश्चन कंप्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उस क्वेश्चन को, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपको इंग्लिश में ज़रा डिफ़िकल्टी आती है, तो मैं कहूँगा उस क्वेश्चन का ट्रांसलेट कर लें किसी और अल्फाज में, और देखें क्या दोनों क्वेश्चन जो आपने लिखा और जो एग्जामिनर ने पूछा, क्या दोनों एक जैसे हैं। अपने क्वेश्चन का फोकस लूज मत कीजिए। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ की। सबसे पहली बात है, अच्छा ग्रेड लेने के लिए आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, चाहे 3 क्वेश्चन जो बाकी किए हैं या बाकी जो 4 क्वेश्चन किए हैं, वो जितने भी अच्छे किए हों, आपका अच्छा रिजल्ट आने का चांस बहुत कम हो गया है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आखिरी क्वेश्चन के लिए भी इनफ टाइम अवेलेबल हो। तो नंबर ऑफ़ मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ मिनट्स अलॉटेड, ये अगर रेशियो कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने नंबरों के क्वेश्चन के लिए कितने मिनट एलोकेट करें। मिसाल के तौर पर आपके 90 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है और 90 मिनट उसकी ड्यूरेशन है, तो आप देखिए कि आपको ये लगे कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको 4 मिनट में मुकम्मल करना है। हर क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ताकि आपको अगर बाद में कोई बात याद आए आप लिख सकें। एक और बात ज़रा ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि ये अगर आप चौथा पैराग्राफ एक क्वेश्चन का लिख रहे हैं, उस 4th पैराग्राफ पे नंबर मिलने के चांसेस कम हैं, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर द 4th और द 5th पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन यू आर डूइंग। तो एक टाइम होता है, उस टाइम पे बाद उस क्वेश्चन को रोक दें और आगे चलें। अगर पेपर में कोई डायग्राम बनाएं, प्रॉपरली लेबल करें, एक्सिस बनाएं,
और कलर यूज़ ना करें। कलर यूज़ करेंगे, पेपर होगा स्कैन, ब्लैक एंड वाइट में एग्जामिनर के पास जाएगा, आपके कलर उसको नज़र नहीं आएंगे। सिंबल्स यूज़ कर लें कलर की बजाय। डायग्राम को लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करें, डॉलर साइन देना है या करेंसी साइन देना है ज़रूर दें। यूनिट्स में आंसर लिखना है, यूनिट साथ ज़रूर लिखें, सिर्फ 5 या 5.2 ना लिख दें, 5.2 यूनिट्स लिखें। या डॉलर में आंसर आ रहा है तो डॉलर का साइन देना मस्ट है। ये छोटी छोटी गलतियों से अपने नंबर लूज ना करें। एडिशनल क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अगर आप, तो एग्जामिनर आपके सारे क्वेश्चन मार्क करेगा और हाईएस्ट नंबर वाले क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एडिशनल क्वेश्चन करने की बजाय जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उन्हीं पे रिव्यू करें और उन्हीं को टाइम दें और उन्हीं से बेहतर नंबर लेने की कोशिश करें। अगर आप एक्स्ट्रा शीट्स लगाते हैं, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का स्टाफ इतना रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी एडिशनल शीट्स को टेक केयर करेगा। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपने जो फर्स्ट पेज है आपके आंसर शीट बुकलेट का, उस फर्स्ट पेज के ऊपर आप नंबर ऑफ़ शीट्स एडिशनल जो लगाई हैं उनका नंबर लिख सकते हैं। और जाहिर है जो एडिशनल शीट आप यूज़ करेंगे उस पर भी ज़रूर अपना नाम और कैंडिडेट नंबर ज़रूर लिखिए। इसके अलावा जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा डे ऑफ एग्ज़ाम के लिए, कि आप जो कटिंग करते हैं और जो हैंड राइटिंग खराब करते हैं, ये आपके नंबरों को ज़ाया कर सकती है। एग्जामिनर का काम है आपके पेपर को केयरफुली पढ़े, लेकिन अगर कोई इलिजिबल हैंड राइटिंग है तो फिर वो आपके लिए नुकसान होगा। ये मत समझिए कि एग्जामिनर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा, बुरी हैंड राइटिंग से नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़े जाने के काबिल नहीं है, आपको यू विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। अगली बात कि आप पेपर के बाद क्या करें। पेपर के बाद आपको ये करना है कि आपको जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, वो ओ लेवल मैथ्स की अगर वो समझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ए लेवल में पढ़ना चाहते हैं, वो उन लोगों को भी मैथ्स पढ़ना चाहिए। और जो मैथ्स को एज ए स्पेशल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ए लेवल में, वो ए लेवल में मैथ्स पढ़ने से पहले जो समर ब्रेक है उसके अंदर एएच मैथ की तैयारी करें। ये आपको मेरे जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो सीनियर कजन्स होंगे, कोई आपके सिबलिंग्स हैं, कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो ए लेवल कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे ये बड़ी यूज़फुल टिप है कि आप समर ब्रेक में अगर थोड़ा मैथ्स पढ़ के आएंगे तो आपका ए लेवल कंफर्टेबल होगा। अब मैं आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो है कि ये जो डिफरेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं और जो कमांड वर्ड हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है। 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नॉर्मली ओ लेवल में टेस्ट होते हैं। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जो डेफिनेशन और फार्मूला से आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा है एनालिसिस। एनालिसिस को मैं एक वर्ड में बताता हूँ, इम्पैक्ट, या एक वर्ड रिलेशनशिप। और तीसरा बताता हूँ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या है कि आपकी लिमिटेशन है आपके एनालिसिस की, और अजम्पशंस हैं और कंक्लूजन हैं। तो ये 3 वर्ड मैंने इसके लिए बोले और मैंने 3 वर्ड नॉलेज के लिए बोले, 2 वर्ड एनालिसिस के। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये क्लैरिफाई करता हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ के बच्चे या इस्लामियात में पेपर देने वाले बच्चे किस तरह लॉजिकली और कोहेरेंटली आंसर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, शुड ऑल कार बी इलेक्ट्रिक बाई ईयर 2030। तो अब ये एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है कि गाड़ियाँ के इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। तो इसके एनालिसिस में आप ये बात बताएंगे रिलेशनशिप और इम्पैक्ट। क्या है रिलेशनशिप कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो ऑयल की इंपोर्ट कम हो जाएगी, आपको डीजल और फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने रिलेशनशिप बता दिया इलेक्ट्रिक कार का ऑयल की इंपोर्ट के साथ। दूसरा बच्चा बताता है कि जी जब इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा होंगी एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा, एनवायरनमेंट विल बी मोर क्लीन। तो ये आपने इम्पैक्ट बता दिया, इलेक्ट्रिक कार का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो इम्पैक्ट और रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश करना है एनालिसिस करते हुए। एवेल्यूएशन के अंदर लिमिटेशंस क्या हैं? डू वी हैव द नेटवर्क और द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक कार्स? क्या हमारे पास इनफ चार्जिंग यूनिट हैं? ये एवेल्यूएशन आ जाएगी। लिमिटेशन, क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि आप जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इनफ नंबर में प्रोड्यूस कर सकें? क्या लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि वो डीजल गाड़ियाँ बेच के इलेक्ट्रिक कार लेने चले जाएँ ओनली बिकॉज के एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा? डू दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेटर एनवायरनमेंट एंड डू दे रियलाइज कि बेटर एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ऑल कार में नॉट बी इलेक्ट्रिक बट मोस्ट ऑफ द कार शुड बी इलेक्ट्रिक। और एनालिसिस के अंदर मैं एक बात बताना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस पॉजिटिव दोनों बताने हैं। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव एनालिसिस आपने बताया कि इलेक्ट्रिक कार से जो फ्यूल है उसकी कंजम्पशन कम होगी, एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, इम्पैक्ट और रिलेशनशिप बताया। इसी तरह आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा बनेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं, फ्यूल पे जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट है, उनके जो बिजनेस हैं उनका प्रॉफिट कम होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो मीनिंग आपने जब रिलेशनशिप बताना है तो आपने वो रिलेशनशिप बताने हैं जो पॉजिटिव हैं और वो रिलेशनशिप बताने हैं जो एडवर्स हैं।
आखिरी बात कि ओ लेवल के लिए आपको बहुत दुआएं। ओ लेवल अच्छा पढ़ेंगे तो बेनिफिट एक तो ये भी होगा कि जैसे मैंने पहले कहा वीडियो के शुरू में कि 11 ईयर का रिजल्ट आएगा आपके पास, उसके साथ ए लेवल के लिए अच्छी बैकग्राउंड बनेगी। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ए लेवल के बारे में स्पेकुलेट ना कीजिएगा ऑन दी बेसिस ऑफ योर ओ लेवल, क्योंकि ए लेवल इज़ क्वाइट टफ। और इसके लिए मेरी दूसरी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि ए लेवल के क्या एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिए जब आपके ओ लेवल के पेपर ख़त्म हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।